स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल में द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं, पहले तो चल रहा था ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम, आज बच्चों के डिमांड पे लेके आए हैं हम एक चैप्टर जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स एग्जाम में पूछता है। और वो चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसको आप चलते फिरते भी तैयार कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। पहले हम लोग एटम देखेंगे जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, फिर हम लोग आगे चल के अगला वीडियो में हम लोग न्यूक्लियाई देखेंगे। तो आज हम लोग जानते हैं एटम क्या है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि कोई भी चीज पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, ये मार्कर दिख रहा होगा, मेरा क्या स्वेट सेट दिख रहा होगा, स्मार्ट बोर्ड दिख रहा होगा, जो भी चीजें दुनिया में आपको दिख रही है सभी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम लोग एटम कहते हैं। और एटम के सेंटर में, जैसे ये मान लेते हैं एटम है, तो एटम के सेंटर में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो एटम से मिल मिलकर बहुत सारे एटम को जब कलेक्ट करते हैं तो कोई हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, कोई हमारा बॉडी बनती है। तो एटम क्या है यहां पे आपको मैं पढ़ के दिखाता हूं, समझिए। एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम को बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, और एटम कंसिस्ट करता है 3 बेसिक पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो अभी आपको मैंने बताया। तो लेकिन एटम, सबसे पहले एटम के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले एटम किस आकार का होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में जे थॉमसन जी ने 1808 ईस्वी में बताया था। क्या बताया था? कि जनरली हम लोग इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने कैसे, जे थॉमसन जी ने कैसे एटम के स्ट्रक्चर को समझाया था। उन्होंने बोला था कि एटम को आप एक वाटरमेलन समझिए, वाटरमेलन, तरबूज समझिए। तो तरबूज के अंदर रेड पोर्शन जो होता है वो खाने वाला होता है। उन्होंने उस रेड पोर्शन को, जो रेड पोर्शन होता है उसको खाने वाला पोर्शन को, उन्होंने उसको पॉजिटिव चार्ज बोला, पॉजिटिव चार्ज बोला। और जिस प्रकार तरबूज के अंदर छोटे छोटे दाने फंसे होते हैं, सीड्स, बीज फंसे हुए होते हैं, छोटे छोटे दाने जो होंगे, उनको उन्होंने नेगेटिव चार्ज बोला। और उस नेगेटिव चार्ज को उन्होंने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया। क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन। पढ़ के देखते हैं, इसको समझते हैं। और अच्छे से उन्होंने समझाने के क्रम में और क्या बोला कि जिस प्रकार कोई, मान लेते हैं हम लोग लड्डू खाते हैं, तो लड्डू में छोटे छोटे कलरफुल रहता है, या ऐसे इसको समझिए कि मान लेते हैं हम लोग घर में खीर बनाते हैं, तो खीर में जो हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसके अंदर डालते हैं, काजू किशमिश वगैरह डालते हैं, तो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स को इलेक्ट्रॉन बोला और पूरे खीर जो हमारा है उसको पॉजिटिव चार्ज उन्होंने बोल दिया। यानी पलम इन पुडिंग, पलम बोल दिया ड्राई फ्रूट्स को, नेगेटिव चार्ज को, और पुडिंग मतलब जो हम लोग खाने वाला जो है, चाहे वो लड्डू हो गया, चाहे वो खीर हो गया, या तरबूज का वो रेड वाला पोर्शन जो हम खाते हैं। पढ़ के देखते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन आपको हम पढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बोला। इन 1808 द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने किया था? जे थॉमसन ने। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, बाय जे थॉमसन लेट हिम टू प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ही प्रपोज दैट, उन्होंने बताया, क्या बताया? ईच एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जितने, जैसे कि तरबूज का उन्होंने वाटरमेलन का एग्जांपल दिया था, वाटरमेलन में जो सीड्स हैं उनको उन्होंने क्या बोल दिया था? इलेक्ट्रॉन। मतलब सभी एटम के अंदर में एक नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। और समझाया कैसे? तरबूज में जिस प्रकार सीड फंसे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर फंसा हुआ होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं। देयर मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द एटम, और साथ के साथ उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। सच दैट, इस प्रकार होगा जैसे कि मान लेते हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन में रेड वाला पोर्शन जो खाने वाला था वो पॉजिटिव चार्ज था, और जिस सीड जो फंसे हुए हैं उस सीड को नेगेटिव चार्ज बोले,
और बोला कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस प्रकार होगा कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, और मिलकर एटम को क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। वही है बेटा यहां पे क्या, सच दैट द नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज 0, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, और दोनों मिलकर एटम को क्या कहते हैं, न्यूट्रल कर देगा। नेट चार्ज कितना हो जाएगा एटम का, 0। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्जेस ऑफ, एटम जो होता है स्फीयर की तरह होता है और जिसका डायामीटर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। आगे, इन विच नेगेटिवली चार्ज्ड, उसके अंदर दैट इज नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले, आर एम्बेडेड लाइक पलम इन पुडिंग, माने कोई खाने वाला सामान में जैसे ड्राई फ्रूट डाले, जैसे तरबूज के सीड को आप बोल दीजिए पलम, और पुडिंग किसको बोल दिया हमने, तरबूज का रेड रेड वाला पोर्शन को। क्लियर? देयरफॉर द मॉडल इज आल्सो नोन एज पलम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन मॉडल को पलम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन यह मॉडल पहला मॉडल था एटम को समझाने के लिए, बाद में और साइंटिस्ट आते गया और इसकी कमियों को दूर करते गया, सब एक दूसरे की कमी को दूर किया। इस मॉडल में भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं बच्चा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम अगर है तो एटम के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, माने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, इधर उधर बिखरा नहीं पाया जाएगा। ये जे थॉमसन की क्या थी, डिमेरिट थी, जो उन्होंने जिसको ठीक किसने किया, रदरफोर्ड ने ठीक किया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल। क्या लिमिटेशन था जे थॉमसन मॉडल का? रदरफोर्ड प्रूव दैट, रदरफोर्ड ने प्रूव किया पॉजिटिवली चार्ज वर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर एज सजेस्टेड बाय थॉमसन। थॉमसन ने जैसे बताया कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं है। ये कौन ठीक किया? रदरफोर्ड ने। तो जे थॉमसन की ये कमी था। अगला एक चीज और जिसके बारे में आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग के बारे में जे थॉमसन कुछ बता नहीं पाए। अब क्या होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, इसको रदरफोर्ड ने अच्छे से समझाया, और उसमें से पहला जो हम लोग करने वाले हैं, यही करने वाले हैं। रदरफोर्ड को पढ़ने से पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग समझेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझाइए। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मेनली जो किए थे वो थे रदरफोर्ड जी, लेकिन पूरा क्रेडिट रदरफोर्ड ने अपने पास नहीं रखा, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट को जब रदरफोर्ड कर रहे थे तो उनके साथ उनका 2 सहयोगी बोला गया बाद में, लेकिन वो सहयोगी नहीं था, वो उनका 2 स्टूडेंट था। 2 स्टूडेंट जिनका नाम था बेटा गीगर और मार्सेंडेन, गीगर और मार्सेंडेन। तो तीनों ने मिलकर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को किया। तो रदरफोर्ड अलोंग विद 2 साइंटिस्ट कौन है, गीगर और मार्सेंडेन, और ये परफॉर्म किया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। और किसके साथ किया? गोल्ड फॉइल के साथ किया। और कैसे किया? गोल्ड फॉइल के साथ। और क्या क्या सीखने को मिला, यहां से जानने को मिला, अभी देखते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मोस्ट VVI टॉपिक में से एक है। तो समझते हैं हम क्या करते हैं। जनरली एक कैविटी लेते हैं, एक कैविटी लेते हैं, कैविटी मतलब जिसके अंदर कुछ रखे, एक लीड कैविटी इसके अंदर लिए, और इसके अंदर हम एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल भर दिए। क्या भर दिए? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल भरे। अब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जनरली अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं बेटा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है? अल्फा पार्टिकल। और ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बोल दिए, तो इसका मतलब है यहां से क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल निकलेगा, और सभी डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल निकलेगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए था, रदरफोर्ड को ऐसा नहीं चाहिए था, उसको एक बीम के थ्रू चाहिए था। मतलब एक बीम, अल्फा पार्टिकल जाए लेकिन बीम बनकर जाए। तो बीम बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? 2 कॉलीमेटर का यूज किया। 2 किसका यूज किया? कॉलीमेटर का। ये कॉलीमेटर जो अल्फा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल जो रिलीज हो रहा है, मतलब इस कैविटी के अंदर जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है उससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा, उस अल्फा पार्टिकल को कलेक्ट करके एक बीम बनाकर भेज रहा है। कौन बनाकर भेज रहा है? कॉलीमेटर। अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल देखिए, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जा रही है, और सामने क्या कर दिए? एक गोल्ड फॉइल ले लिए।
बहुत पतला एक्सट्रीमली थीन गोल्ड फॉयल ले ली। और देखिए यहां पे लिखे हुए हैं गोल्ड फॉयल। और क्या देखने को मिला रदरफोर्ड को? उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या कर जा रहा है, गोल्ड फॉयल को पास करते हुए निकल जा रहा है। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ माने 100 में से एक, लाखों में से एक दो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। और रेयरली, लाखों में से एक, रेयरली एक दो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, जैसे इधर से आया उसी पाथ में रीट्रेस्ड होके निकल जाता है, मतलब पार नहीं कर पाता है, रेयरली। लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, गोल्ड फॉयल से पार हो जाता है। अच्छा, इस पार होता हुआ गोल्ड फॉयल को, मतलब इस पार होता जो अल्फा पार्टिकल पार हो जा रहा है गोल्ड फॉयल से, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए एक स्क्रीन लगाते हैं। कैसा स्क्रीन लगाएंगे? सर्कुलर स्क्रीन लगाएंगे जो ZNS का होगा। ये सर्कुलर स्क्रीन है, ये सर्कुलर स्क्रीन है। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉयल को पास कर जाएगा, इस सर्कुलर स्क्रीन से टकराएगा और एक स्पार्क जैसा पैदा करेगा। और बहुत इसकी लाइट जो होगी बहुत कम होगी। जैसे कि मान लेते हैं दीपावली में हम लोग क्या कहते हैं, दीपावली में हम लोग छुरछुरिया जलाते हैं ना, छुरछुरिया में वो निकलती है ना, क्या कहते हैं, स्पार्क, छोटा छोटा। तो वैसा ही यहाँ पे जब वो अल्फा पार्टिकल पार करके स्क्रीन में टकराएगा ना, तो वो छोटा छोटा स्पार्क निकलेगा। उसी स्पार्क को देखने के लिए, कभी कभी वो स्पार्क हम लोगों को खुली आंख से नहीं देख पाते हैं, देखने के लिए एक मूव करता हुआ मूवेबल माइक्रोस्कोप लगा देते हैं जो इसको कैप्चर करता है घूम घूम कर। क्लियर? तो ये पूरा सेटअप था किसका? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। और इससे क्या क्या कंक्लूजन मिला, क्या क्या मिला, अब हम लोग जानते हैं। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। लेड कैविटी में हम लोग किसको रखे? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को रखे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलकर अल्फा पार्टिकल बनता है। अब इससे क्या निकलेगी? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल निकलेगी। इस अल्फा पार्टिकल को इधर उधर ना फैल जाए, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बीम बनाकर भेजना चाहते हैं। और उसके लिए बीम बनाकर भेजने के लिए रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया? 2 कॉलीमेटर लिया, कॉलीमेटर अल्फा पार्टिकल को एकदम बीम बनाकर भेजा। वो बीम किससे टकराया? गोल्ड फॉयल से टकराया जो स्क्रीन में लगा, मतलब यहां पर रखा हुआ है। अब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन को, गोल्ड फॉयल को पार कर देता है। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, एक हल्का सा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। और रेयरली अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है कि जिधर से आया उधर से ही रिटर्न हो गया, गोल्ड फॉयल को पास नहीं कर पाया। अब इससे क्या क्या कंक्लूजन निकला, क्या क्या हुआ, हम लोग आगे देखते हैं एक एक करके। पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये कंसिस्ट करेगा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये क्या कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से लेंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल को लेंगे। द नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज मेड टू फॉल इन ऑन अ थीन गोल्ड फॉयल, मतलब एक नैरो अल्फा पार्टिकल का बीम को गोल्ड फॉयल में टकराते हैं। क्लियर है? अब जिसकी थिकनेस देखिए बहुत कम है, 10⁻⁻8 मीटर, बहुत कम, -8 है। उसके बाद क्या है? अ सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, ZNS जो बोले थे, was kept in such a way, इस प्रकार लगाया जाता है, that is receive all the beam of alpha particle, जो पार हो गया गोल्ड फॉयल से, उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग सर्कुलर लगाते हैं, ताकि इधर उधर यदि प्लेन ले लेंगे तो अच्छे से कैप्चर नहीं होगा, इस वजह से सर्कुलर लगाते हैं। दैट रिसीव्ड द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल से पास होने के बाद उससे क्या होगा? उसको रिसीव करेगा कौन? स्क्रीन, और वो स्पार्क दिखाएगा। अब वर्किंग पढ़ते हैं हम लोग। वर्किंग, when the beam of alpha particle are scattered by the thin gold foil, जब अल्फा पार्टिकल का बीम स्कैटर होता है थीन गोल्ड फॉयल से, दिस स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल फॉल्स ऑन स्क्रीन एंड शॉर्ट फ्लैशेस, जैसे कि आपको बताया हल्का हल्का स्पार्क, चिंगारी दिखेगा, ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस, दीज फ्लैशेस आर ऑब्जर्व थ्रू द मूवेबल डिटेक्टर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको समझा चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में समझिए, बोलता है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल। अभी तो जैसे बताया सभी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? गोल्ड फॉयल से पास कर जाएगा। बोला सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है, और सम ऑफ देम इवन रीट्रेस्ड देयर पाथ, दैट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाज 180 डिग्री। मतलब
कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे गया वैसे ही आ गया, तो एंगल कितना बना 180 डिग्री। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे, इससे क्या कंक्लूजन निकला। तो इससे जो जो कंक्लूजन निकला समझिए। देखिए, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पार कर गया ना गोल्ड फॉइल से, इसका ये कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल पार कर, मतलब गोल्ड फॉइल को जो अल्फा पार्टिकल पार करके चला गया, तो इसका मतलब यह निकला कि देखिए अल्फा पार्टिकल दो पॉजिटिव, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, मतलब दोनों पॉजिटिव है ना। अगर पार कर जाएगा, मान लेते हैं यदि मान लेते हैं अगर उसको रिपेल करता तो वो रिटर्न आ जाता ना वापिस, लेकिन अट्रैक्ट करेगा तो पार कर जाएगा। क्लियर। तो मोस्ट ऑफ द एटम, इससे पता चला कि जो मोस्ट ऑफ द एटम होगा वो अंदर खोखला होगा। क्लियर है, खोखला होगा। अगर रिपेल कर जाता, अगर वो रिपेल कर जाता तो मान के चलते कि हम पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, सो इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। जैसे कि मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल पार हो रहा है, अगर गोल्ड फॉइल यहां पे रखा हुआ है तो अल्फा पार्टिकल उधर से पॉजिटिव चार्ज बराबर आता, पॉजिटिव चार्ज आता, तो गोल्ड से वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता, डिफ्लेक्ट होके 180 डिग्री एंगल से रिट्रेस हो जाता। लेकिन हो क्या रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पार कर जा रहा है। इसका मतलब है कि एटम खाली होगा तभी तो पार कर जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको रोक लेता ना, रिट्रेस कर देता, दोबारा भेज देता उसके पाथ में। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम जो है अंदर से खाली है, खोखला है। तो मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। आगे पढ़िए। द पॉजिटिवली चार्ज्ड चार्जेस इन द एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन। और उसके बाद क्या पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के अंदर वो छोटे से रीजन में फिक्स्ड होगा, और उसी रीजन का नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में किन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बताया अपने एटॉमिक मॉडल में। आगे बढ़िए, बताएगा, अभी एटॉमिक मॉडल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। चलिए, द अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डायरेक्टली गेट रिट्रैक्ट ड्यू टू कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन। माने गोल्ड फॉइल पॉजिटिव चार्ज उधर हो गया, और जो दोबारा वापिस आ गया ना वो क्या होगा, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा। इधर से पॉजिटिव चार्ज गया, अरे प्रोटॉन माने अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज गया और गोल्ड फॉइल भी पॉजिटिव, तो उससे क्या हो जाएगा, जो रिट्रेस्ड हो जाएगा। क्यों हुआ रिट्रेस, क्योंकि कूलम्ब फोर्स दोनों में लगा, और दो सेम चार्जेस के बीच कूलम्ब फोर्स क्या करेगा, दूसरे को रिपेल कर देगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी लाइट डू नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, वो अल्फा पार्टिकल के मोशन को अफेक्ट नहीं करता है। आगे बढ़िए, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। एटम के लिए अब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के मदद से उन्होंने क्या किया, अपना एक मॉडल सुझाव दिया, मॉडल दिया। क्या मॉडल था, पढ़ के देखते हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ न्यू मॉडल ऑफ एटम, जिसको कहा जाता है नॉन एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। रदरफोर्ड के मॉडल को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियर के बारे में इंट्रोड्यूस किसने किया, रदरफोर्ड ने। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर मॉडल, उस मॉडल के हिसाब से क्या बोला, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम and all the positive charge of an atom are concentrated in very small region named as nucleus of the atom। उन्होंने बोला, पहला लाइन में क्या बोला कि ऑलमोस्ट किसी भी एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे भी आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो बोला कि सभी पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता आप जानते हैं, तो सभी पॉजिटिव चार्ज कहां मिला, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो सभी पॉजिटिव चार्ज कहां रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और इन्हीं पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जब जोड़ते हैं तो हमको मास नंबर मिलता है। मास नंबर माने एटम का मास कितना होगा, मास नंबर निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होगा, और सभी मतलब एटम का जो मास होगा वो कंसंट्रेट होगा कहां पे, न्यूक्लियस पे। तो इन्होंने यही बात तो बोला, क्या बोला, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम, मास
एटम का सभी मतलब एटम का जितना मास होगा और सभी पॉजिटिव चार्ज कहां कंसंट्रेटेड होगा, बहुत छोटे रीजन में कंसंट्रेटेड होगा। और जी उस छोटे रीजन का नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस नाम दे दिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बोला न्यूक्लियस का साइज जो होगा बहुत छोटा होगा, अप्रोक्स 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -15। 10 टू द पावर -15 मतलब समझते हैं, बहुत छोटा। अगर 10 टू द पावर अच्छा, और एटम किस साइज का होता है, एटम होता है उसका डायमीटर में नापते हैं तो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो 10 टू द पावर -10 बड़ा होगा किससे, 10 टू द पावर -15 से। -15 मतलब बहुत छोटा हो गया, 10 टू द पावर -10 उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो एटम बड़ा होगा और न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, बोला कि उन्होंने जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर। क्लियर। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, इस वजह से मोस्ट ऑफ द एटम क्या मतलब एटम के अंदर, मोस्ट ऑफ द एटम के अंदर मतलब हर जगह खाली रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसके कारण क्या होता है, जहां रिवॉल्व मतलब जिस जगह पे नहीं होगा उस जगह पे वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, रिवॉल्व जब करेगा इलेक्ट्रॉन तो अंदर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्री। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप पढ़े होंगे, या तो आपको मैं दोबारा एक बार बता देता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो बोला गया है द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए मान लेते हैं ये एटम है, एटम के अंदर में पाया गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा ना, तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा कि नहीं अंदर हो। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है, बोलता है इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, अट्रैक्ट करने के कारण ये क्या होने लगता है, घूमने लगता है। इस पे घूमते हुए अंदर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। माने अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन सा काम करेगा, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण सेंट्रीपेटल पे फोर्स पैदा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रीपेटल फोर्स यहां पे कौन दे रहा है, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस उसको खींचना चाहेगा। आगे बढ़िए। द नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, जितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा चारों ओर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में। अगर मान लेते हैं 10 गो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो उस एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 10 गो पॉजिटिव चार्ज होगा, ताकि वो एटम को मिलकर क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। इन्होंने भी यही बात बोला। चलिए आगे देखते हैं। सो दैट द एटम एज अ होल इज डायरेक्टली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाए, एटम न्यूक्लियर हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, मतलब पॉजिटिव जितना होगा उतना ही नेगेटिव होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, देखिए उन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड ने, बच्चों उन्होंने रदरफोर्ड ने जो बोला एटम को समझाने के लिए, क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, क्लियर, घूमेगा और अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगाएगा, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन लगा रहा है, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खो देगा और कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चिपक जाएगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चिपक गया, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तेजी से काम किया और अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खोकर अगर न्यूक्लियस से चिपक जाएगा, तो क्या एटम का अस्तित्व रहेगा, अरे एटम ही खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। तो ये इसका ये ड्रॉबैक था। तो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने ढंग से बता नहीं पाया, ये इसकी ड्रॉबैक हो गई। पढ़िए, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। द इलेक्ट्रॉन कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट फॉलिंग इनटू इट। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होगा बिना गिरे घूमते रहेगा। ये होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बिना गिरे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड इसके बारे में ढंग से, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट,
वो फैक्ट बता नहीं पाया। हेंस रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। दूसरा एक चीज और इसका ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड का, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय एन एटम। मतलब एटम एक स्पेक्ट्रम एमिट करता है, इसके बारे में भी बताने में सक्षम नहीं रहा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे। तो बाद में फिर एटम का अच्छे से कौन समझाया, तो बाद में एक अगला साइंटिस्ट आया बोर, उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया और अच्छे से समझाया। बोर ने रदरफोर्ड के कमियों को दूर करके मॉडल सुझाया, लेकिन रदरफोर्ड के बहुत सारे पॉइंट्स को उन्होंने उठाया। अच्छा, बोर ने अपने थ्योरी को, अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को देने के लिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को हथियार बनाया। उन्होंने प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी को लेकर एटॉमिक मॉडल का सुझाव दिया और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया। पढ़िए, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, बोर अप्लाइड प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। प्लैंक्स का कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, सॉरी क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक के क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल सुझाया। अब बोर ने एटॉमिक मॉडल सुझाया। अब बोर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से पढ़िए, देखते हैं हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एन एटम हैज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है जिसको हम लोग क्या बोले थे, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ये बोल के गया था, उसी वाला पहला एक दो स्टेटमेंट उन्हीं वाला है, जहां पे टोटल मास और सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड माना जाता है। ये तो रदरफोर्ड ही बोला था। उसके बाद आगे, अब इन्होंने, रदरफोर्ड जहां फेल हो गया था कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी खत्म करेगी और न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और एटम का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसलिए ना रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ। लेकिन इसको समझाया किसने, इसको समझाया बच्चा बोर ने। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर पाएगा इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा जिस ऑर्बिट, मतलब जिसका एंगुलर मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π। h क्या है यहां पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस एनर्जी लेवल, वही एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा जिसमें इन विच एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π का। माने एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, ये क्या होना चाहिए, h/2π। अगर n ले लिए यहां पे n मल्टीप्लाई कर दिए, जहां पे n का मतलब क्या होगा 1 2 3। अगर पहला ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, n का वैल्यू 1 रख दीजिए, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/2π। दूसरा ऑर्बिट में घूमेगा तो ऐसे 2 रख के देखेंगे। चलिए, L का वैल्यू होता है mvr, क्लियर है, r क्या है, रेडियस। अब यहां पे देखते हैं, और इधर तो सेम रहा, ये वाला वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, बाद में इसका यूज होगा। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, L इक्वल टू NH/2π। माने इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम पाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/2π के टर्म में होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा विथ अ डेफिनेट फिक्स्ड एनर्जी इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस, और एक फिक्स रेडियस के साथ घूमेगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं जैसे कोई एटम है, एग्जांपल लेते हैं, कोई एटम है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूमेगा ना, इसका कुछ रेडियस होगा ना, इस रेडियस को ही बोला जाता है स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रेडियस को ही क्या बोला जाता है, स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, आगे पढ़िए। उसी को एक बार रिपीट करके हम लोग देखते हैं जो आपको अभी हम जस्ट समझाए। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड क्या कहते हैं, एनर्जी के साथ घूमेगा और सर्कुलर पाथ में घूमेगा और एक फिक्स रेडियस में घूमेगा, और उस रेडियस को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट। और बिना एनर्जी लिए, बिना एनर्जी को छोड़े, माने इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा वहां से तो ना तो वो एनर्जी किसी का लेगा, ना तो एनर्जी क्या करेगा, छोड़ेगा, मतलब लॉस करेगा। विदाउट गेनिंग और लूजिंग द एनर्जी, द स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जो स्टेशनरी स्टेट, अरे कोई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस को स्टेशनरी स्टेट बोले, उसी को हम लोग, स्टेशनरी स्टेट को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। पढ़ के देखिए, द स्टेशनरी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। दोबारा एक बार हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि देखिए ये एटम है, एटम के अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर। अब इलेक्ट्रॉन जिस फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसका कुछ रेडियस होगा, इसी रेडियस को बोला जाता है हमारा स्टेशनरी स्टेट, और इसी स्टेशनरी स्टेट को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी लेवल होगी, एनर्जी होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और रेडिएशन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। मतलब बोर ने बोला कि मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदेगा, जंप करेगा, तो एनर्जी एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा? एनर्जी एमिट। किस फॉर्म में? या तो लाइट के फॉर्म में, लाइट का पैकेट को बोलते हैं फोटोन, लाइट का पैकेट को बोलते हैं फोटोन, तो लाइट के फॉर्म में एमिट करेगा, माने फोटोन के फॉर्म में एमिट करेगा, या तो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा। चलिए, तो यहां पे अगर फोटोन की एनर्जी देखिए, एनर्जी किस फॉर्म में होगी? फोटोन की। फोटोन की एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू, ये होती है इक्वल टू एच न्यू। तो ये इक्वल टू जो एच न्यू हुआ, ये एनर्जी किसके किसके बीच का डिफरेंस होगा? ये हायर एनर्जी, मतलब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगा रहा है किसी फिक्स ऑर्बिट में, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ये ऑर्बिट में और ये ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस हुआ वो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन की। माने एक, मान लेते हैं ये एक ऑर्बिट है और आगे दूसरा ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया, तो क्या एमिट करेगा? एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन। तो ये एनर्जी कितना हुआ? तो दोनों के एनर्जी लेवल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके निकालेंगे, जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी किसके इक्वल होगा? एच न्यू के इक्वल होगा। वही हम लोग किए हैं, इनिशियल माइनस फाइनल को सब्ट्रैक्ट किए हैं, जो एनर्जी आया वो किसके इक्वल होगा? जो फोटोन की एनर्जी होती है, माने लाइट की उतनी एनर्जी होगी। मतलब आप सीधा समझिए, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदता है तो एनर्जी निकालता है किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। लाइट के फॉर्म में माने फोटोन के फॉर्म में, इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को लेकर बोर्स ने अपना थ्योरी दिया। मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम में कितना पॉजिटिव चार्ज कितना नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एगो पॉजिटिव चार्ज होता है, एगो उसका नेगेटिव चार्ज हुआ। तो ये मान लिए एक पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर चक्कर लगाएगा, फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अब देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्रेशन, देखिए समझिए, हम लोग को निकालना है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स थ्योरी लगा रहे हैं। चलिए, तो यहां पे दो चार्जेस के बीच लगने वाला कूलाम फोर्स कितना होगा? आपको पता है बच्चों, एक बार मैं फिर बताता हूं। अगर दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, कूलाम फोर्स कितना लगता है? F इक्वल टू के के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहां दो चार्जेस हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R। तो R इक्वल फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज E है, ये भी E है, ये भी E है। अच्छा, इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये माइनस लेने की जरूरत नहीं है, E इंटू ई क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा। ई स्क्वायर हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा? आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए द सेंट्रीपेटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपेटल, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जब घूमता है अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका फॉर्मूला कितना होता है? F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। R क्या है? रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। V क्या है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ मतलब लीनियर वेलोसिटी होगी ये। चलिए, तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर फोर्स लगेगा इतना, और अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा इतना। अब इन दोनों इक्वेशन, दोनों मतलब देखिए,
अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है और अंदर की तरफ भी कूलम्ब फोर्स लग रहा है। कूलम्ब फोर्स भी अंदर, सेंट्रीपेटल फोर्स भी अंदर, मतलब दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। Fe जो हमारा कूलम्ब फोर्स था और Fc हमारा जो सेंट्रीपेटल फोर्स था, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल हो गया। तो वो निकला था 1/4πε0 E² और ये कितना निकला था, mv², यहां पे r मिसिंग है, उसको आप करेक्ट करेंगे, यहां पे r मिसिंग है, क्लियर। और यहां पे क्या था हमारा, r² था, ये फॉर्मूला में ये r² होगा, यहाँ r होगा, ये r और एगो r कट जाता है। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हुए, आप नोट्स में अपना जब बनाएंगे तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो इधर क्या बचेगा, अगर यहाँ पे r कट गया बचेगा mv², इसको लिख दिए, और इधर क्या बचेगा, एक r कट गया तो 1/4πε0 E²r, 1/4πε0 E²r। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको हम पहले जब क्या कहते हैं बोर थ्योरी पढ़ा रहे थे, वहां पे बताए थे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो NH/2π के फॉर्म में होना चाहिए, और L का वैल्यू कितना लिखे थे, mvr, वो रख mvr = NH/2π ये होता था, वहां से लिखे। यहां से हम लोग बच्चा, आप देख पा रहे होंगे, यहां से हम लोग v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v = क्या हो जाएगा, NH/2π, mr इधर चल के डिवाइड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू, जो v की वैल्यू निकाले हैं, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 माना था, दोनों फोर्स को इक्वल करके, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे v की वैल्यू इतनी है, और इस जगह पे पुट करेंगे 1 में v की वैल्यू, तो इस जगह पे स्क्वायर है, m तो m रह गया, स्क्वायर है यहाँ पे v², तो v का वैल्यू इतना है, इतना का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब 1/4πε0 E²r, वो एज इट इज उतार दिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये n² h² हो जाएगा, m तो m ही रहेगा, ये 2π कितना में जाएगा, 4π में बदल जाए, 4πr, 4 2 का स्क्वायर 4 π² m² r² सब बदल जाएगा। सब कैलकुलेट करके यहाँ पे सॉल्व करके हमारा r की वैल्यू कितनी आती है, इतनी आती है। ये रेडियस है, किसका, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट का जो रेडियस होगा उसका रेडियस ये है r। अब यहां से अगर मैं इन सारी चीजों को h² ε0 लैम्डा m² सबको कांस्टेंट मान लूं, तो हमारा r डायरेक्टली कांस्टेंट और इक्वल टू हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो r = n² हमारा हो जाएगा। अब अगला की ओर, अगला देखते हैं, आगे इसी में देखते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखिए इक्वेशन 2 को हम पकड़िए, यहाँ पे इक्वेशन 2 हम लोग एज्यूम किए थे इसके इक्वेशन 2 में v = क्या था, NH/2π mr। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, जो r था हमारा, r की जगह में हम ये वैल्यू निकाल के रखे हैं क्या, ये वैल्यू, तो NH/2π, r की जगह में r था ना, r की जगह में हम इस वैल्यू को रख दिए। रखने के बाद यहां सॉल्व करने से हम लोगों को v की वैल्यू एक मिल जाती है, कितना, E²/2NH ε0। और यहां पे यदि मैं इनको कॉमन मान लूं, n को छोड़ के मैं सबको कांस्टेंट मान लूं, कांस्टेंट और इक्वल टू हटेगा, तो क्या हो जाएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n का। क्लियर है या नहीं है। तो ये था आपका पूरा डेरिवेशन, वेलोसिटी, रेडियस सब कैलकुलेट कर सकते हैं हम हाइड्रोजन एटम का। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जो कहां घूम रहा है, ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला E = क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं 1/2 mv², क्लियर है, 1/2 mv²। और यहां पे इक्वेशन 1 से, देखिए इक्वेशन 1 से हम लोग v की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 यहां पे आप देखेंगे बच्चों, इक्वेशन यहाँ 1 आपको दिखेगा, यहां से v² की वैल्यू, v² है, v की वैल्यू निकालेंगे, m उधर जाएगा, और इस v² की वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर भी जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए था, वहां पे इक्वेशन 1 से सिर्फ v² की वैल्यू चाहिए थी, तो रूट नहीं लेना है। v² की वैल्यू क्या होगी, वहां से m को उधर भेज दिए तो ये आई थी, ये रख दिए, ये m निपट जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा इतना बचेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखिए बेटा, मान लेते हैं, समझना मेरी बात को, कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये हाइड्रोजन एटम है, इसके न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन ये चारों और चक्कर लगा रहा है, तो
तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा फिक्स ऑर्बिट में, यहां से आर रेडियस होगा इस ऑर्बिट का, फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो यहां से मान लेते हैं nth ऑर्बिट होगा, ये लास्ट वाला, ये मान लेते हैं nth ऑर्बिट है, हाइड्रोजन का nth ऑर्बिट है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो Rn होगा। हमको इस जगह पे पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर है। इस जगह E होता है, एक चार्ज E है, तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, जो चार्ज का निकाल रहे हैं पोटेंशियल और जितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं Rn, क्लियर है। तो जब हम किसी मतलब nth ऑर्बिट का पोटेंशियल को एक चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या दोबारा मैं बोल रहा हूं कि nth ऑर्बिट में पोटेंशियल निकाल लीजिए और एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। तो nth ऑर्बिट में पोटेंशियल निकाले और एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे E इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का आ गया और हमारा ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और क्या होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इतना निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना निकाले, इतना निकाले, E²/4πε0 R निकाले। अब दोनों देखिएगा आप, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा एनर्जी की वैल्यू इतनी आती है। अब एक लास्ट चीज जो आपको जानना होगा इसमें, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है और चैप्टर खत्म होता है। एनर्जी लेवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, किसी भी हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं समझिए। तो एनर्जी लेवल का एक बेसिक फॉर्मूला ये है, En = -13.6 n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगी। पढ़ के देखिए, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट में या nth एनर्जी लेवल, nth एनर्जी स्टेट में जो एनर्जी का फॉर्मूला En = होगा -13.6 n² बाय n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n की जगह में क्या रखेंगे 1, और 1 रख के इसको करेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, -13.6। तो पहला हाइड्रोजन एटम के मतलब पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, इतनी। दूसरे में कितनी होगी, n के जगह में 2 रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना आएगा। तीसरे की कितनी होगी, ये होगी। और लास्ट में इंफिनिटी में एनर्जी कितनी होगी, तो 13.6 बाय n² की जगह इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी हो जाएगा, और किसी चीज बटे इंफिनिटी का मतलब 0 होगा, क्लियर है। तो nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, आप देख पा रहे होंगे बच्चों, 0 होगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ से दिखाएं, माइनस से धीरे धीरे एनर्जी क्या हो गई, 0। मतलब ऑर्बिट जैसे से बढ़ रही है तो माइनस से वैल्यू 0 की ओर जा रही है, मतलब बढ़ रही है या घट रही है, एनर्जी बढ़ रही है, क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है अगला टॉपिक आपका हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या होता है इसको समझिए। देखिए बेटा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट माने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता था, हम आपको पहले ही बताए थे, क्या रिलीज करेगा, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन, या दूसरे शब्दों में बोले तो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा, लाइट एमिट करेगा, अरे कलरफुल लाइट निकालेगा, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पढ़ के देखिए, जंप करेगा लोअर एनर्जी स्टेट में, द हाइड्रोजन एटम द रेडिएशन ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दैट इज स्पेक्ट्रल लाइन इज एमिटेड, स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगा और जिसकी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। तो एमिटेड वेवलेंथ, जो लाइट एमिट हुई, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में कूदेगा ना बच्चा, तो कूदने से क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और एनर्जी मतलब लाइट एमिट होगी और उस लाइट की कुछ वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ, एमिटेड वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला 1/λ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ होता है R = 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, और n2 क्या है, हायर ऑर्बिट, क्लियर है। और r क्या है, यहां पे r होता है रिवर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसको याद रखेंगे बच्चा लोग। अगला, अब समझिए, अब मान के चलिए, देखिए मान के चलिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, अगर कोई हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट से, अगर कोई हाइड्रोजन एटम, मान लेते ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 1, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, कहां से जंप करेगा, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, कहां से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, जहां से भी जंप करे, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना चाहिए। तो इससे जो
स्पेक्ट्रल सीरीज बनता है, लाइन बनता है, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे, कहां से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, ऐसे ही और भी जिससे भी जंप करे, थर्ड सेकेंड में जंप करना चाहिए, तो जो सीरीज बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन का, उसको बोलते हैं बामर सीरीज। ऐसे ही सभी सीरीज हैं, आप देख लेंगे। एक लाइन से हम एक को समझा देते हैं, यहां पे देखिए लाइमन सीरीज को समझाते हैं। द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, कोई भी हायर ऑर्बिट ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, किसमें कूदेगा, टू द फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल सीरीज। जो फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगा उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्लियर है? तो आप जानते हैं जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगा उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर यहां लिखते तो 1/n1। n1 क्या है, जिस ऑर्बिट में कूदेगा, पहले ऑर्बिट में कूद रहा है, कहां से कूद रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से, तो यहां ni दे दिए, यहां लिख दिया वेयर ni इक्वल टू 2, 3, 4, 5। ऐसे ही बेटा बामर सीरीज, पासन सीरीज, और देख लेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी के कारण ये थोड़ा चैप्टर दौड़ाए हैं, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन जितना जरूरत है उतना आपको मुझे लगता है इस चैप्टर में मैंने आपको दे दिया है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लेते आएंगे। और आप सभी बच्चों से दोबारा रिक्वेस्ट होगी, बेटा लास्ट टाइम में जान लगा के पढ़ना है और रिजल्ट से तहलका मचा देना है। थैंक यू।